हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रत्ययों में भी ल्यप प्रत्यय को। एक तो प्रत्यय हम पढ़ा चुके हैं लास्ट वीडियो में, और प्रत्यय का हमने परिचय भी बता दिया कि कौन प्रत्यय होते क्या हैं, हम कहाँ पे इनको जोड़ते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं ल्यप प्रत्यय पे। तो कहें ल्यप प्रत्यय इक्त्वा प्रत्यय का ही एक भाई है। ल्यप और इक्त्वा भाई भाई, क्या कहेंगे हम, ल्यप और इक्त्वा भाई भाई, दोनों भाई भाई हैं। कैसे दोनों भाई हैं, तो इसका जवाब मिलेगा हमें उसको पढ़ करके कि जो ल्यप प्रत्यय है, उस इक्त्वा प्रत्यय जब हम पढ़ रहे थे उसका अर्थ क्या निकल रहा था कि इक्त्वा प्रत्यय को जब हम किसी धातु में जोड़ते हैं, किसी भी धातु में यानी क्रियावाची शब्द में जब हम उसको जोड़ते हैं तो उस क्रियावाची शब्द में कर और करकी का अर्थ जुड़ जाता है। जैसे पठ में त्वा प्रत्यय लगाया तो वो क्या बन गया, पठित्वा बन गया। क्या बन गया, पठित्वा। और उसका अर्थ क्या निकला, पठ का अर्थ हुआ पढ़ना और त्वा प्रत्यय का अर्थ निकला कर या करके। तो हर दोनों को मिला के अर्थ क्या हमारा जुड़ा, पढ़ करके या पढ़ कर। अब ल्यप का अर्थ भी कर और करके होता है। तो कहेंगे क्या जरूरत है, जब त्वा प्रत्यय से काम चल रहा है तो ल्यप हम क्यों लगाएं। ऐसी मन में विचार आ सकता है कि दोनों का ही तो समान अर्थ निकल रहा है, तो हमें क्या जरूरत है हम के ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग करें, हम तो एक त्वा से काम चला लेंगे। लेकिन धातुएं जो होती हैं वो एक तरह की नहीं होती, एक प्रकार की नहीं होती, कई प्रकार की होती हैं। कैसी होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो मूल प्रत्यय में जुड़ जाए। मूल जो हमारी धातुएं हैं उनमें उपसर्ग लग के नई धातु बना लेती हैं अपना रूप। जैसे एक हमारी धातु होती है गम। कौन सी धातु होती है, गम। और गम का अर्थ क्या होता है, जाना। क्या अर्थ होता है, जाना। इस गम धातु में जब आ उपसर्ग लग जाता है तो ये अपना नया रूप बना लेती है और उसका अर्थ निकल आता है आना। क्या अर्थ निकल आता है, आना। उल्टा अर्थ हो जाता है उपसर्ग जुड़ने से। उपसर्ग हमने सिखाए हैं, बताया है कि उपसर्ग जब जुड़ते हैं किसी क्रिया में तो उसका अर्थ क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। तो जहां गम का अर्थ हो रहा था जाना, वहीं आगम का अर्थ हो गया आना। अब समझ गए आप। अब इतना तो हमने समझ लिया, तो अब कहेंगे हम तो अभी पढ़ रहे हैं कर और करके लगाने के लिए इक्त्वा और ल्यप प्रत्यय। तो इसी का उदाहरण चलिए हम लिखे देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कि मैं विद्यालय जाकर पढ़ता हूं। क्या क्या कहा हमने, मैं विद्यालय जाकर पढ़ता हूं। अब यहां पे जो मैं करता है वो कितनी क्रियाएं कर रहा है, कहेंगे दो क्रियाएं। कौन सी क्रियाएं कर रहा है, एक जाने की भी क्रिया हो रही है, एक उसकी पढ़ने की भी क्रिया। दो काम हो रहे हैं यहाँ पर। क्या कह रहे हैं, मैं विद्यालय जाकर पढ़ता हूं, यानी पहले वो जाने की क्रिया करता है फिर वहां जाकर वो पढ़ता है। इसीलिए पूर्वकालिक क्रिया किसको कही जाती है कि मेन जो बाद में काम होगा, मूल जो काम बाद में होगा, मूल जो क्रिया बाद में होगी, उसके पहले कौन सी, उसके होने के पहले कौन सी क्रिया की जा रही है, कहेंगे पढ़ने के पहले जाने की क्रिया हो रही है कि मैं विद्यालय जाकर फिर पढ़ता हूं। तो पहले तो जाते हो ना, तभी तो पढ़ते हो। तो पहले जाना आपकी मूल क्रिया हो गई, प्रारंभिक क्रिया हो गई, उसके बाद में मूल क्रिया पढ़ने की हुई। तो जो काम पहले हो रहा होता है उसको दर्शाने के लिए क्या करते हैं, हम उसमें कर और करके लगा देते हैं। हिंदी में हम उस पहले वाले काम में कर या करके लगा देते हैं, तो वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया हमें समझ में आने लगती है कि हमने पहले ये काम किया फिर उसके बाद हमने दूसरा काम किया। मैं दूध पीकर सोता हूं। तो दूध पी कर, पीने की धातु में पहले आपने कर लगा दिया तो वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई और बाद में जाके आप सो गए, तो सोना आपकी मूल क्रिया बाद की हो गई। ठीक है, तो कर और करके जब हम हिंदी में लगा देते हैं जिससे हमें ये ज्ञात हो जाता है कि पहले वाले मूल काम होने के पहले कौन सा काम हो रहा है, वो हमें कर और करके बता देता है। इस कर और करके को दिखाने के लिए संस्कृत में कौन कौन से प्रत्यय होते हैं, त्वा और ल्यप। ये दो प्रत्यय होते हैं। कौन कौन से होते हैं, त्वा और ल्यप।
जब इक्त्वा और ल्यप प्रत्यय हमारे पास होते हैं और जो दोनों ही कर और करके का अर्थ बता देते हैं, तो अब हम कौन सी धातु कहाँ जोड़े, कौन सा प्रत्यय किस धातु में जोड़े, वो हमारे सामने प्रश्न है, क्योंकि दोनों का ही अर्थ समान निकल रहा है। तो अब हम कहेंगे कि यहाँ, अब इसका जब हम अगर अपना अनुवाद बनाते हैं तो मैं को क्या कहेंगे, अहम। क्यों कहेंगे, क्योंकि मैं कहाँ पे मिलता है, हमें अस्मद के शब्द रूपों में मिलता है। मैं का अर्थ क्या होता है, मैं संस्कृत में, मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं, अस्मद। और जब उसको, वो जब कोई काम कर रहा होगा, करता होगा, तब उसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, में प्रथमा विभक्ति लगेगी। तो प्रथमा विभक्ति का अस्मद का शब्द रूप क्या बनता है, अहम। द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम, अहम आवाम वयम। तो मैं अकेला है, इसीलिए हमने लिख दिया अहम। ठीक है, साथ साथ में भाई संस्कृत में परिवर्तन करना भी देखते जाओ कि क्यों हमने मैं को अहम लिखा है ना। मैं के तो 21 रूप होते हैं, माम भी होता है, मया भी होता है, मई भी होता है, मत भी होता है, मम होता है, क्यों नहीं लगाया यहाँ पे हमने अहम क्यों लगाया, क्योंकि अहम प्रथमा विभक्ति में मिल रहा है। क्यों, कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है और कोई विभक्ति लगती ही नहीं है। तृतीया लगती है लेकिन वो कर्मवाच्य की बात है, अभी अपन कर्मवाच्य नहीं पढ़ रहे हैं। अब कहेंगे अहम यानी मैं विद्यालय जाकर पढ़ता हूं, तो हम कहेंगे विद्यालयम। विद्यालय क्या हो गया, आपका कर्म हो गया। जो करता है उसका कर्म क्या है, वो जाना चाह रहा है, कहाँ जाना चाह रहा है, विद्यालय जाना चाह रहा है। गत्यर्थे द्वितीया, हमने कारक पढ़ाए है, उसमें बताया कि जाने की धातु जहां होती है वहां क्या करते हैं हम, वहां पर जो हमारा विद्यालय होगा या जहां पर आप जा रहे होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अहम विद्यालयम, अब कह रहे हैं जाकर। अब जाने को क्या कहते हैं, गम। जाना किससे दर्शाया जाता है संस्कृत में, गम से दर्शाया जाता है, लिख दिया। कर और करके किससे आता है, इक्त्वा से और ल्यप से। तो यहां हम इक्त्वा लगाएंगे, ध्यान कीजिएगा, अभी बताएंगे कि क्यों लगाएंगे, इक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, और जब गम और इक्त्वा प्रत्यय जुड़ेगा तो यहाँ पे माँ जो है उसका लोप हो जाता है, और का इक्त्वा प्रत्यय के तो का लोप होता ही है। जो हमारी मकारांत धातुएं होती हैं उनके माँ का लोप हो जाता है। तो यहाँ क्या शेष बचा, ग बचा, यहां से त्वा लिया तो ये बन गया गत्वा। अब हम इसको अगर हटा के इधर गत्वा लिख दें तो कोई परेशानी तो नहीं होगी, तो हम कहेंगे जाकर को हमने लिख दिया गत्वा पठामि। अहम विद्यालयम गत्वा पठामि, विद्यालय जाकर पढ़ता हूं। अब यहां पर जब तक जाकर लिखा था तब तक हमने क्या लिख दिया, गत्वा। अब इसी के स्थान पे अब हम एक वाक्य में लिख देते हैं कि मैं घर आकर पढ़ता हूं। अब कोई परिवर्तन नहीं किया हमने कि मैं तो जैसा का तैसा है। अब विद्यालय की जगह हम घर पे आ गए और घर में हमने कहा कि मैं घर आकर पढ़ता हूं। अब जाने को कहते हैं हम गम, ठीक है, और आने को कहते हैं आगम। आने को क्या कहते हैं, आगम। अब आगम कैसे बना था ये आपको पता है, आगम कैसे बना था, जब गम में हमारा क्या जुड़ गया था, एक उपसर्ग जुड़ गया था, तब उपसर्ग लग जाने पर ये आगम हमारे पास बना था। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक है, इसका हम यहां पर बना दें। तो हम क्या इसको संस्कृत में कहेंगे, अहम गृहम। अब लिखेंगे आकर। अब आकर शब्द देखेंगे, आना किससे बनता है, आगम से, तो अब हम लिख देंगे आगम। और कर और करके का अर्थ बताने के लिए क्या अब क्या इक्त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे, बोले नहीं, बस यही तो बताना था कि धातु अगर साधारण है तब तो आप उसमें इक्त्वा प्रत्यय लगाएंगे, और जब क्या हो रहा है, बोले जब किसी धातु में उपसर्ग साथ में लग जाए, उपसर्ग वाली जो धातु होगी उसमें कर और करके का अर्थ बताने के लिए आपको ल्यप लगाना पड़ेगा। तो अब हम आगम में लगाएंगे ल्यप प्रत्यय। क्या लगाएंगे, ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय के ला और पा का लोप हो जाता है और ये हमारा रूप क्या बन जाता है, जब यह जुड़ेगा तो ये माँ तो आधा हलंत जैसा का तैसा रहेगा, और इसमें हम जोड़ देंगे आगम्य। तो जो हमारा ल्यप प्रत्यय होता है,
ल्यप प्रत्यय जब किसी धातु में जुड़ता है तो उसके ला का लोप हो जाता है, पा का लोप हो जाता है और केवल या हमारा धातु में जुड़कर धातु में जाकर जुड़ जाता है। तो ये क्या बन गया? आगम्य। आगम्य पठामि, मैं घर आकर पढ़ता हूं। तो हो गया अहम गृहम आगम्य पठामि, मैं घर आकर पढ़ता हूं। तो समझ में आया कि हमने इक्त्वा और ल्यप कहां कहां लगाया। मतलब जो कैसी साधारण धातु होगी जिसमें उपसर्ग नहीं होगा उसमें कर और करके का अर्थ बताना होगा, तब हम इक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और जब किसी धातु में क्या लगा होगा? उपसर्ग लगा होगा, उपसर्ग वाली धातु में कर और करके का अर्थ बताना है, तब हमें ल्यप का प्रयोग करना पड़ेगा। बस ये एक इसका नियम है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इक्त्वा कहां लगेगा? बिना उपसर्ग की धातु। सीधा सीधा लिख लीजिए, साधारण धातु भूल भी सकते हैं, यहां लिख दीजिए बिना उपसर्ग वाली धातु में। ठीक है, बिना उपसर्ग वाली धातु में त्वा लगता है और ल्यप लगता है हमारा उपसर्ग युक्त धातु में। उपसर्ग युक्त धातु, युक्त का अर्थ समझते हो? साथ, जिसमें उपसर्ग साथ में हो उसमें। ठीक है, तो ये आपका, जैसे यहां पे भी देखिए, नम अकेली धातु थी, मूल धातु थी, बिना उपसर्ग वाली थी, इसमें कर और करके का अर्थ जोड़ना था, तो हमने इक्त्वा प्रत्यय लगाया। इक्त्वा का क्या हुआ? का लोप हुआ। जो हमारा मकारांत कोई भी धातु होती है, यानी मां से जिनका अंत हो रहा होता है, उसमें इक्त्वा प्रत्यय जोड़ते समय मां का लोप हो गया, तो ये बन गया हमारा नत्वा। अर्थ निकला नमस्कार करके, नमस्कार करके, नत्वा। और कह दिया जब नम धातु में प्र उपसर्ग लग गया तो ये क्या बन जाएगा? यहां से ला ओपा गायब होगा, ये हमारा बनेगा प्र, ये बन गया न, मां आधा है और ये हो गया, ये हो गया प्रणम्य। अब आप कहोगे प्रणम्य बन रहा था तो यहाँ पे प्रणम्य कैसे बना? तो हम आपको बता दें कि ये हमने र बताया है ना, र एक ऐसा वर्ण है जिसके आगे पीछे र वर्ण कहीं पर भी बीच में आ जाए, कोई भी किसी के साथ में भी जुड़ रहा हो, भले ही यहाँ पे मूल धातु में र हो, आगे पीछे अगर ना वाली कोई चीज आ जाए, अगर ना वाली कोई भी चीज आ जाए तो ये जो र है कहीं पर भी बैठा होगा संधि में, जब तक इसके साथ में, जैसे नम अकेला था, नम बने रहेगा, ना का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें कहीं पर भी र आगे पीछे कहीं पर भी जुड़ जाएगा तो ये ना में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि आपको हम उदाहरण से बताएं कि राम बनता है हमारा रामेण और बालक बनता है बालकेण, दोनों में ही तृतीया विभक्ति लगी हुई है, एक वचन। ये भी अकारांत है, ये भी अकारांत है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, इसमें भी तृतीया विभक्ति एक वचन है, इसमें भी तृतीया विभक्ति एक वचन है, लेकिन इसमें एन लगा, इसमें ईण लगा। क्यों? क्योंकि राम शब्द में र लगा हुआ था, जिसने कि आगे आने वाले प्रत्यय के ना को ण में परिवर्तित कर दिया। जैसे आपने देखा होगा रामाणाम, रामाणाम और बालक बनता है हमारा बालका नाम, बन जाता है। तो यहां पर भी यही हुआ कि प्र जो उपसर्ग था, प्र में क्या लिखा हुआ था? प्र को अगर तोड़ेंगे तो प और र में मिलकर बनता है हमारा प्र। बोले प और र और आ से मिलकर हमारा प्र बनता है। वर्ण विच्छेदन पढ़ाया है आपको। तो जब ये नम धातु से मिलेगा तो ये र क्या करता है? इस न को ण में परिवर्तित कर देगा। तो अब ये न हमारा क्या बन जाएगा? ण बन जाएगा। ण बन जाएगा, आधा मा रहेगा, इसका ल्यप का हम या उठा के यहाँ रख देंगे और प्रा को पूरा करके लिखेंगे, तो ये बन गया हमारा प्रणम्य। प्रणम्य क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पे र आ रहा था उपसर्ग, उसने ना को णा में बदल दिया। और उपसर्ग होने की वजह से भी यहाँ पे कर का अर्थ निकालना था, तो हमने क्या किया? इसमें ल्यप जोड़ा, त्वा को नहीं जोड़ा। ठीक है, तो ये हमारा नियम हो गया ल्यप प्रत्यय का। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए, तो अब हम उपसर्ग वाली धातुएं देखेंगे कि कौन सी धातुएं ऐसी होती हैं जिनमें उपसर्ग लगा होता है। तो देखिए, अब
अब उपसर्ग जब त्रिधातु में होता है तो त्रिधातु अपना मूल रूप ये जो री होती है ये क्या बन जाती है, अर में परिवर्तित हो जाती है, तो त्रि हो जाएगा तर, और हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा अवतर, और य लगा दिया तो ये अवतर्य होना चाहिए। ई का आगमन हुआ, यहां हो गया अवतीर्य। क्या बन गया, अवतीर्य। य अब उपसर्ग होने की वजह से यहां पर ल्यप प्रत्यय लगा। ऐसे ही देखिए वि स्मृ धातु, ठीक है, और यहां पे क्या लगा दिया, ल्यप प्रत्यय, ता का आगमन हो गया। भाई ये जो आगमन होते हैं वो सूत्रों से होते हैं, ऐसे नहीं होते कि अपने मन से लगा देते हैं। कई सूत्र होते हैं, जब उनके लग जाने के बाद हमारे पास ये जो ता है, बड़ी ई की मात्रा है, ये वहां से आते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि उपसर्ग जिन जिन में लगा है, स्मृ धातु में जब हमारे पास वी लग गया तो ये बन गया विस्मृत्य। अब कहा समपठ, अब कहते हैं समल उपसर्ग है, पठ धातु है और ये है, तो क्या बन गया, ये समपठ्य। प्रनश तो क्या बन जाएगा, प्रणश्य। ना हमारा किसमें, णा में परिवर्तित हो जाएगा, ना किसमें हो जाएगा, णा में, क्योंकि प्र में र लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, प्रणश्य, यानी नष्ट करके। अब कहेंगे आवृत, वृत धातु में जब आ लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, आवृत्य, यानी दोहराकर। आवृत्ति कहते हैं ना, आवृत्ति होती है, आवृत्य यानी दोहराकर। सम जब ह में लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, संहत्य, ता का आगमन हुआ है, इसमें भी ता का आगमन हुआ हमारा, और यहां पर भी ता का आगमन हुआ। ऐसे कहेंगे विज्ञाय, अब यहां पे विज्ञाय, विज्ञान नहीं विज्ञाय, क्योंकि ल्यप का हमारा क्या जुड़ रहा है, सिर्फ या जुड़ता है, ला और पाग दोनों चीजें गायब हो जाती हैं। ऐसे ही हमारा क्या लोग, आहत्य यानी लाकर, आदाय, आदाय यानी लाकर, इसका अर्थ भी हमारा लाकर हो गया। अनुभूय यानी जानकर, अनुभव करके। इस प्रकार से देखिए ये हुई हमारी उपसर्ग वाली धातुओं के साथ में ल्यप प्रत्यय को जोड़ना, जो क्या करता है, हमें कर और करके का अर्थ हमें ज्ञात करवाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो प्रत्यय इक्त्वा और ल्यप जो आपके पाठ में है उनको हमने आपको बता दिया। एक और आया है आपके में कृदंत प्रत्यय, जिसका नाम है तुमुन प्रत्यय। आपके में 3 प्रत्यय आपको पढ़ाना है, जिसमें कि ल्यप इक्त्वा हो चुका है, तुमुन और रह गया है, उसको भी पढ़ा देंगे। आगे चल के 8, 9, 10 में जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती हैं वैसे वैसे प्रत्यय आने लगेंगे, और उनको हमने बताते जा रहे हैं और बता भी चुके हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये वीडियो हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। अच्छा, इसका अब जरा देखिएगा, अब जरा देखिएगा कि आपको ये जो उपसर्ग युक्त धातुओं में ल्यप प्रत्यय आपको पाठ में कहाँ कहाँ मिल रहा है। सोचिएगा, देखिएगा, जब आप कोशिश करेंगे तो आपको वहां पर शब्द भी मिलेंगे ल्यप प्रत्यय युक्त, त्वा प्रत्यय युक्त, ठीक है। और फिर उनको लिखिएगा, प्रयास कीजिएगा, और फिर उनका अर्थ भी आएगा आपको। जब आप उनको लिखेंगे कहीं पे हटाकर, तब आप जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको याद भी रहेगा और उनका अर्थ समझ में सही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये सारे वीडियोस आपको हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। आपको गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्लासेस दिखेंगी, तो आप क्लास सेलेक्ट करेंगे तो उसी क्लास के सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी। अब आप संस्कृत को क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो गया। यहाँ आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, जिस चैप्टर को आप क्लिक करेंगे उसी चैप्टर के यहाँ पे वीडियोस आएंगे केवल। जैसे कि केवल आपको वर्ण विचार पढ़ना है तो केवल वर्ण विचार को सिलेक्ट करेंगे तो केवल उससे जुड़े हुए 3 वीडियो आएंगे। बाकी ऐसा नहीं कि सारी प्लेलिस्ट आपके सामने खुल जाए, सारी पूरी। जब हम अपने YouTube पर जब सर्च करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्लेलिस्ट पूरी बिल्कुल A to Z तक सारे वीडियो एक साथ दिख जाते हैं। तब हमें पाठ के अनुसार उनको अलग अलग करने में थोड़ी समस्या आ सकती है, लेकिन यहाँ पे हमें क्लियर हो जाएगा कि एक पाठ में 3 वीडियो है, पढ़ा और पूरा खत्म पाठ, ठीक है। इस तरह से पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुमुन प्रत्यय को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।